Assalamu alaikum, friends. I hope you all are enjoying good health. We were talking about immunology. पिछली क्लास में हमने बात की है पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ टी सेल्स, वो कैसे CD4 और CD8 सेल्स में कन्वर्ट होंगे थाइमस के अंदर और फिर वो लिम्फ नोड के अंदर आकर रिजाइड करेंगे। और लिम्फ नोड के अंदर वो आकर प्रेजेंट तो होंगे बट वो एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। और उनको एक्टिव होने के लिए बेसिकली एक्टिवेशन के लिए उनको एपीसी रिक्वायर्ड होगा, जो एपीसी टिश्यू के अंदर से वो एंटीजन का फ्रैगमेंट लेके आएगा और उनको एक्टिवेट करेगा। आज का जो लेक्चर होगा वो होगा टी सेल्स की एक्टिवेशन, ठीक है। जितने भी इसमें साइटोकाइन्स इन्वॉल्व होते हैं और वो कैसे एक्टिवेट होते हैं और कैसे वो जो है वो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपके बी लिम्फोसाइट्स हैं और आपके जो टी लिम्फोसाइट है, ठीक, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो से डायरेक्ट आकर लिम्फ नोड में स्टे करेंगे और टी लिम्फोसाइट बोन मैरो से पहले जाएंगे थाइमस में। वहां पर वो उनकी मेचुरेशन होगी, पॉजिटिव नेगेटिव सिलेक्शन होगी, CD4 CD8 सेल CD4 प्लस सेल CD8 प्लस सेल में कन्वर्ट होंगे, यानी टी हेल्पर और साइटोटॉक्सिक टी सेल में कन्वर्ट होंगे और फिर थाइमस में आकर रिजाइड करेंगे और यहाँ पर तब तक रहेंगे जब तक इन्हें सिग्नल नहीं मिलता एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरफ से, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन, फॉर एग्जांपल लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड में बेसिकली दो तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक। इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम कहते हैं जर्मिनल सेंटर्स। जर्मिनल सेंटर में हमारे बेसिकली बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो लोकेट करते हैं। आगे जब वो मेच्योर होते हैं बोन मैरो से तो आकर यहाँ पर स्टे करते हैं, ठीक, और यहीं पर रहते हैं जब तक उन्हें सिग्नल नहीं मिलता। ये जो सेंटर वाला रीजन है यहाँ पर बेसिकली टी लिम्फोसाइट आगे रिजाइड करते हैं और टी लिम्फोसाइट भी आकर यहाँ पर तब तक पड़े रहेंगे जब तक उन्हें सिग्नल नहीं मिलता एक्टिवेशन का। आज का लेक्चर जो कि सिर्फ टी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन से रिलेटेड है, इसलिए आज हम सिर्फ टी लिम्फोसाइट की बात करेंगे। जर्मिनल सेंटर की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। जर्मिनल सेंटर में जो कि बी लिम्फोसाइट आगे रिजाइड होते हैं, तो जब वो बी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन को डिस्कस करेंगे तब हम इस सेंटर को बात करेंगे। तो अभी मैं आपको बता दूं ये सेंटर फॉर एज्यूम कर लो ये पूरे का पूरा जो है वो टी लिम्फोसाइट के रिजाइड करने की स्पेस है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली दोनों सेल्स CD4 प्लस सेल्स भी पड़े होंगे और हमारे पास CD8 प्लस सेल्स भी पड़े होंगे और ये दोनों के दोनों सेल जो है वो भी इमेच्योर हैं, इनएक्टिव हैं। CD4 प्लस सेल्स के ऊपर जो प्रोटीन होती है हमें पता है उसको क्या कहते हैं जी, CD4 प्रोटीन कहते हैं और CD8 सेल के ऊपर जो प्रोटीन होती है उसको हम कहते हैं जी CD8 प्रोटीन। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल और ये हेल्पर टी सेल्स होते हैं, ओके। नाउ ये जो CD4 प्रोटीन है हमें पता है कि CD4 प्रोटीन की अटैचमेंट जो होती है वो MHC2 के साथ होती है और CD8 की इस प्रोटीन की जो अटैचमेंट होती है वो MHC1 के साथ होती है, ठीक। ये बात में आगे आपको जाके कॉन्सेप्ट लेने में ज़रा आसानी पैदा करेंगे, इसलिए मैं ज़रा इनको भी से बता रहा हूँ। चलिए अब फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या जी, हमारे पास ये जो हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल था, फॉर एग्जाम्पल इट वॉज अ मैक्रोफेज और सम अदर सेल, ये अपना वो जो है एंटीजन के फ्रैगमेंट को अपने MHC2 के ऊपर MHC2 के ऊपर एक्सप्रेस करके एंटीजन के फ्रैगमेंट को ले आया। अज्यूम दैट दिस इज MHC2 और ये है ये एंटीजन का फ्रैगमेंट, ठीक है। ये कैसे लेके आता है, कैसे ये एंटीजन के फ्रैगमेंट को एक्सप्रेस करता है, ये पूरी जो डिटेल है मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जैसे टिश्यू के अंदर कोई बैक्टीरिया कोई पैथोजन एंटर होगा तो वहाँ के जो रिजाइडिंग मैक्रोफेजेस होंगे वो उसको इनगल्फ करेंगे, इनगल्फ करके उसको फैगोसाइटोज करेंगे, फैगोसाइटोज करके उसके जो फ्रैगमेंट्स होंगे एंटीजन के फ्रैगमेंट्स होंगे उनको MHC2 के ऊपर एक्सप्रेस करेंगे और लिम्फ वेसल से आते होते हुए आके लिम्फ नोड में आ जाएंगे और लिम्फ नोड में हमें पता है कि टी सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये उनको प्रेजेंट करेंगे, इसीलिए इनको कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मतलब वो सेल जो एंटीजन को टी सेल्स को आके प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि वो एक्टिवेट हो सके, इसलिए इनको कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल था, इसने अपना फ्रैगमेंट एक्सप्रेस कर दिया यहाँ पर। अब क्या होगा जी, ये अपना जो फ्रैगमेंट है CD4 प्लस सेल को
TH0 को प्रेजेंट करेगा। ओके, टी हेल्पर 0 को प्रेजेंट करेगा। ओके जी, अब टी सेल की एक्टिवेशन जो होती है ना, बेसिकली 3 स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज में क्या होता है, जो मेजर प्रोटीन्स है ना उनकी अटैचमेंट होती है। मेजर प्रोटीन्स कौन सी हैं, इसके ऊपर होगा जी टी सेल रिसेप्टर, ठीक है, इसके ऊपर भी हेल्पर टी सेल के ऊपर भी होता है और CD8 के ऊपर भी, दोनों के ऊपर जो है वो टी सेल रिसेप्टर होता है, ये TCR होता है। TCR इसके ऊपर भी होगा जी और TCR इसके ऊपर भी होगा, ये मैं पिछली क्लास में डिटेल से बता चुका हूँ। तो इनका जो TCR होगा, टी सेल रिसेप्टर जो होगा, वो इस एंटीजन के साथ और MHC2 के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक, और इस बॉन्ड को फर्दर स्ट्रेंथन किया जाएगा। इसकी जो CD4 प्रोटीन है, CD4 प्रोटीन MHC2 के साथ अटैच होती है, मैंने ऊपर आपको बताया, ठीक। तो CD4 प्रोटीन जो इसके पास होती है, वो इस MHC2 के साथ अटैच करके इस बॉन्ड को फर्दर स्ट्रेंथन करेगी। अब ये है जी स्टेज 1 इंटरेक्शन, जिसमें आपकी जो मेजर प्रोटीन्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अब अगली बात हम करते हैं स्टेज 2 इंटरेक्शन की। अब स्टेज 2 इंटरेक्शन में कुछ को प्रोटीन्स होती हैं जिनकी अटैचमेंट भी जरूरी होती है। अब कौन सी को प्रोटीन्स हैं, अच्छा, जैसे ही एपीसी ने, ओके, जैसे ही फॉर एग्जांपल ये टिश्यू के अंदर एपीसी ने मैक्रोफेज ने या किसी और एपीसी ने पैथोजन को इनगल्फ किया ना, तो उसने साथ ही क्या करना शुरू किया, एंटीजन को प्रेजेंट तो किया, MHC2 के ऊपर एंटीजन को इस तरह प्रेजेंट तो कर दिया, उसने एक और काम किया कि एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म के जरिए, जैसे ही उसने एंटीजन को इनगल्फ किया, फैगोसाइटोज किया, एक प्रोटीन बनाना शुरू कर दी, और वो प्रोटीन भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस करना शुरू कर दी, और इस प्रोटीन का नाम है B7 प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 प्रोटीन CD80 एंड CD86। ओके, इस प्रोटीन को भी प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। ये प्रोटीन उसने वैसे नहीं बनाई, इसका कोई ना कोई फंक्शन है। वो फंक्शन क्या है कि ये बेसिकली इट विल एक्ट एज अ को रिसेप्टर। पहला इंटरेक्शन क्या हुआ, मेजर प्रोटीन इन्वॉल्व हुई। दूसरा इंटरेक्शन क्या होगा, कुछ को प्रोटीन्स हैं, वो उनकी अटैचमेंट होगी। अब को प्रोटीन कौन सी हैं, को प्रोटीन अभी हमने बताया जी B7। जैसे ये एंटीजन या बैक्टीरिया को इनगल्फ करके फैगोसाइटोज करेगा, तो विद द हेल्प ऑफ सिग्नलिंग मैकेनिज्म ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, एक प्रोटीन बनेगी, उस प्रोटीन का नाम है B7, और B7 को भी एपीसी अपनी सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस करेंगे। अब B7 के साथ जो टी हेल्पर सेल की एक प्रोटीन होती है, उसको हम कहते हैं CD28। अब CD28 और B7 इनकी अटैचमेंट होगी, ठीक, और ये होगा सेकंड सिग्नल, ठीक, ये सेकंड सिग्नल है। पहला सेकंड स्टेज अटैचमेंट है, पहली स्टेज में मेजर प्रोटीन्स अटैचमेंट, उनकी अटैचमेंट हुई, और सेकंड स्टेज में जो को प्रोटीन है, को रिसेप्टर है, उनकी अटैचमेंट हुई। जैसे ही ये अटैचमेंट होगी विद द हेल्प ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, फॉर एग्जांपल हियर इज अ न्यूक्लियस ऑफ टी हेल्पर सेल, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होगी, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, 2 प्रोटीन्स बनेगी। वन विल बी interleukin 2 and other will be interleukin 2 receptors. Interleukin 2 receptor. It means this interleukin 2 will act as a autocrine. Autocrine मतलब कैसे सब्सटेंस जो एक सेल से रिलीज होकर उसी सेल के ऊपर एक्ट करते हैं, उनको कहते हैं एटोक्राइन, और वो सब्सटेंस जो एक सेल से रिलीज होकर साथ वाले सेल पे एक्ट करते हैं उनको कहते हैं पैराक्राइन। सो दिस इंटरल्यूकिन 2 विल एक्ट एज अ ऑटोक्राइन, ये इस सेल से रिलीज होगा, जैसे अटैचमेंट होगी, सिग्नलिंग मैकेनिज्म होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर ट्रांसलेशन होगी, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, और वो प्रोटीन जो है वो रिलीज होंगी, और साथ ही एक दूसरी प्रोटीन बनेगी जो कि इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर होगा, और उसके ऊपर वो अटैचमेंट होगा। अब ये जो 3 स्टेज मुकम्मल होगी ना, अब इसके बाद क्या करेगा, ये जो टी सेल है, टी हेल्पर सेल्स है, ये प्रोलिफरेट करना शुरू कर देगा। इसके अंदर जो सेल डिवीजन का साइकिल है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक, सेल डिवीजन की जितनी स्टेजेस हैं ये सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, प्रोलिफरेट करना शुरू कर देगा और डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाएगा। अब ये डिफरेंशिएट हो गई, 2
TH2 में और TH1 में। ओके अब किस बेस पे होगा जी, ये TH2 किस बेस पे बनेगा और TH1 किस बेस पे बनेगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब ये डिपेंड करता है कि इस APC ने पैथोजन कौन सा इनगल्फ किया हुआ है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जांपल अगर तो इसने कोई ऐसा पैथोजन इनगल्फ किया जो कि इंट्रासेलुलर था, इंट्रासेलुलर पैथोजन था, इसका मतलब इसको TH1 को एक्टिवेट कराने की जरूरत है, क्योंकि जो TH1 है वो बेसिकली इंट्रासेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट ज्यादा हेल्पफुल है, और जो TH2 है ये बेसिकली जो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन हैं उनके अगेंस्ट ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करता है, ये बी सेल को एक्टिवेट करता है जो एंटीबॉडीज बनाते हैं। आगे डिटेल में इनकी दोनों की बताऊंगा। फिलहाल अभी ये याद रखें कि अगर तो इंट्रासेलुलर पैथोजन है तो TH1 की एक्टिवेशन ज्यादा जरूरी है, और अगर एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है तो TH2 की एक्टिवेशन ज्यादा जरूरी है। यहां तक बात क्लियर होगी। सो अगर इसने कोई ऐसा पैथोजन इनगल्फ किया है, कोई ऐसा माइक्रोब जो कि इंट्रासेलुलर था, तो जो ये साइटोकाइन रिलीज करेगा दैट विल बी interleukin 12. That will be interleukin 12, and now this interleukin 12 will go and act on the helper T cell, and now it will start proliferating and differentiating into TH1. If the pathogen is intracellular, जो कि सेल के अंदर रहता है, सेल के अंदर घुस जाता है, अब उसको मारने के लिए हमें TH1 की एक्टिवेशन की जरूरत है। मैं कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे, ठीक। तो ये रिलीज करेगा इंटरल्यूकिन 12, और ये जो हमारा हेल्पर टी सेल है ये डिफरेंशिएट होगा, प्रोलिफरेट होगा TH1 में। अगर तो जो APC है ये रिलीज करता है, सम बुक्स में लिखा होगा जी एक्स साइटोकाइन, मतलब अभी ये कंफर्म नहीं है, सम बुक्स में लिखा होगा कि इंटरल्यूकिन 4, ठीक है। सो इंटरल्यूकिन 4 या एक्स साइटोकाइन ये रिलीज करता है, तो ये साइटोकाइन जो है ये इस टी हेल्पर सेल को प्रोलिफरेट करेगा, डिफरेंशिएट करेगा कि भाई अब तुमने TH2 बनना है। अगेन आई रिपीट, लिसन टू मी वेरी अटेंटिवली, ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। देखें, सबसे पहले मेजर इंटरेक्शन हुआ जिसमें MSC2 और CD4 और TCR का इंटरेक्शन हुआ, ठीक। उसके बाद कुछ कोर सेक्टर से D7 CD28 इनका इंटरेक्शन हुआ। इनके इंटरेक्शन से ट्रांसलेशन का प्रोसेस हुआ, कुछ प्रोटीन्स बनी। इंटरल्यूकिन 2 उसमें एक एग्जांपल है, वो इंटरल्यूकिन 2 अपने रिसेप्टर पर एक्ट करेगी, और आपका जो TH सेल है, TH0 है, ये प्रोलिफरेट और डिवाइड करना शुरू कर देगा, डिवाइड और डिफरेंशिएट करना शुरू कर देगा TH1 और TH2 में। अब कौन इसको बताएगा कि भाई तुमने TH1 बनना है या TH2 बनना है, वो डिपेंड करता है कि APC के अंदर एंटीजन कौन सी है, APC कौन सी एंटीजन को पकड़ के लेके आया है। अगर तो वो किसी ऐसी एंटीजन को पकड़ के लेके आया है जो इंट्रासेलुलर थी, जो इंट्रासेलुलर एक्ट करती है ज्यादा, तो क्या करेगा, ये रिलीज कराएगा जी इंटरल्यूकिन 12। जब ये इंटरल्यूकिन 12 को रिलीज कराएगा तो आपका जो TH0 है वो कन्वर्ट हो जाएगा TH1 में, TH1 में विद द हेल्प ऑफ इंटरल्यूकिन 12, और विद द हेल्प ऑफ इंटरल्यूकिन 4 इट विल कन्वर्ट इनटू TH2, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, एक मिनट के लिए जरा अटेंटिवली सुनिएगा, मैं आपको बताऊं कि क्यों TH1 क्यों बनता है और ये TH2 क्यों बनता है। इंट्रासेलुलर पैथोजन होगा, इंटरल्यूकिन 12 रिलीज होगा और TH1 एक्टिवेट होगा। अब जो TH1 है ना, बेसिकली ये एक्टिवेट करता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, आगे जाके बताऊंगा मैं, और ये वो सेल्स हैं जो इंट्रासेलुलर पैथोजन को कन्वर्ट करते हैं, मारते हैं, किल करते हैं, ठीक है। अगर ये इंट्रासेलुलर पैथोजन है और TH2 एक्टिवेट हो गया है, तो TH2 का काम इसको एक्टिवेट करना नहीं है, TH2 का काम है एंटीबॉडीज बनाना, और एंटीबॉडीज तो सारी इंट्रासेलुलर पैथोजन को मार नहीं सकती, क्योंकि वो सेल के अंदर इतनी आसानी से नहीं जा सकती। सो हमें जब इंट्रासेलुलर पैथोजन है तो हमें TH1 को एक्टिवेट करना है। इंट्रासेलुलर पैथोजन के लिए हमें TH1 को एक्टिवेट करना है, ताकि हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल बाद में एक्टिवेट हो सके और इंट्रासेलुलर पैथोजन को मार सके, ना कि हमें TH2 एक्टिवेट करना है जो कि एंटीबॉडीज बनाएगा, आगे जाके मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सो ये इंटरेक्शन हुए, इंटरल्यूकिन रिलीज हुए, साइटोकाइन रिलीज हुए, और TH1 जो है वो बन गया। अब TH1 जो है ना, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट काम करेगा। ये TH1 रिलीज करेगा इंटरफेरोन गैमा, TH1 रिलीज करेगा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, और TH1 रिलीज करेगा
इंटरल्यूकिन 2, ठीक है, ये 3 चीजें रिलीज करेगा। अब ये जो 2 चीजें है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही TH1 बना ना, अब TH 2 काम करेगा। एक तो ये इंटरल्यूकिन 1 के जरिए इस साइटोटॉक्सिक टी सेल, जिसे हम CD8+ सेल भी कहते हैं, ठीक है, ये इसको एक्टिवेट करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है, ये इंटरल्यूकिन 2। क्योंकि मैंने आपको बताया था साइटोटॉक्सिक टी सेल और CD4 यानी कि हेल्पर टी सेल TH0, ये दोनों जो हैं ये मैक्रोफेज में सॉरी लिम्फ नोड में आके रिजाइड करेंगे, लेकिन अभी एक्टिव नहीं होंगे। इसको तो एक्टिव किया APC ने आके सारे प्रोसेस के जरिए, इसको एक्टिवेट किया इंटरल्यूकिन 2 ने, जो कि TH1 ने रिलीज किया, उसको साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट किया। अच्छा, उस एक काम तो ये किया ना उसने, इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करके इसको एक्टिवेट कर दिया। दूसरा क्या करेगा, ये ट्रेवल करेगा टूवर्ड द टिश्यू जहां पर इंफेक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टिश्यू जहां पर ये है जी, फॉर एग्जाम्पल ब्लड वेसल है और ये है वो मुकम्मल टिश्यू, ठीक है। ये क्या करेगा, TH1 जाकर वहां पर डीएक्ट करेगा। वहां पर जाके ये क्या करेगा, ये मैक्रोफेज की इनगल्फ और फैगोसाइटोसिस करने की जो एक्टिविटी है ना, उसको बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, बाय रिलीजिंग इंटरफेरॉन गामा एंड बाय रिलीजिंग ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। सो इट मीन दिस TH1 विल रिलीज interferon gamma, it will release tumor necrosis factor alpha, and with the help of this interferon gamma it will activate macrophages, and with the help of tumor necrosis factor भी मैंने कहा ये रिलीज करेगा, ठीक है। TH1 ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा के जरिए इट विल कॉज द ट्रांसमाइग्रेशन। व्हाट इज ट्रांसमाइग्रेशन, ब्लड के अंदर जितने भी बाकी WBCs हैं, मोनोसाइट्स हैं, उनको न्यूट्रोफिल्स हैं, उनको ये अट्रैक्ट करेगा टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो TH1 बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ। कैसे कि ये यहाँ एक तो यहाँ पर साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करेगा, दूसरा ये टिश्यू में जाएगा, टिश्यू में जाकर विद द हेल्प ऑफ इंटरफेरॉन गामा ये क्या करेगा, इंटरफेरॉन गामा की वजह से, मैं लिख देता हूँ जी, विद द हेल्प ऑफ इंटरफेरॉन गामा इट विल फर्दर एक्टिवेट मैक्रोफेजेस, ठीक है। एक तो काम ये करेगा, और दूसरा क्या करेगा जी, विद द हेल्प ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा ये क्या करेगा, ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन मतलब क्या, कि उस टिश्यू के आसपास जो ब्लड वेजल्स हैं वहां से ये बाकी मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब ये ट्रांसमाइग्रेशन का कैसे प्रोसेस होता है, ये डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें सेलेक्टेड प्रोटीन का क्या रोल है, इंटीग्रेंट प्रोटीन का क्या रोल है, आई कैप वी कैप, हम सारी अगले लेक्चर में कभी हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन में, ठीक। सो ये क्या करेगा, ट्रांसमाइग्रेशन करवाएगा दूसरे WBCs की, लिम्फोसाइट्स की, ल्यूकोसाइट्स की, ट्रांसमाइग्रेशन, ठीक है। ये काम कहां पर करेगा जी, ये करेगा टिश्यू में जाकर, ठीक है। और लिम्फ नोड में क्या करेगा कि विद द हेल्प ऑफ इंटरल्यूकिन 2 इट विल एक्टिवेट साइटोटॉक्सिक टी सेल। नाउ दिस साइटोटॉक्सिक टी सेल इज एक्टिव, साइटोटॉक्सिक टी सेल इज एक्टिव। अब क्या करेगा, मैंने आपको क्या बताया था कि साइटोटॉक्सिक टी सेल है, CD8 है, वो किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, MHC1। अच्छा, MHC2 किधर होता है जी, MHC2 हमने बताया था ये प्रेजेंट होता है जी APCs में। जितने भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कितने किस्म के, 3 है, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल और बी सेल, ऐसी है 3 हमने APCs पढ़े। और MHC1 किधर होता है जी, MHC1 इज प्रेजेंट इन ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल, सारे न्यूक्लिएटेड सेल में MHC1 प्रेजेंट होता है। तो अब ये MHC1 जो है, ये APC जो है मैक्रोफेज है, न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। इट्स a granulocyte, so it will be having a single lobe nucleus. So APC के ऊपर क्या होगा, MHC1 भी तो होगी क्योंकि ये न्यूक्लिएटेड सेल है। सो MHC1 के ऊपर भी ये एंटीजन को प्रेजेंट करेगा, एंटीजन को प्रेजेंट करेगा। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल के ऊपर भी TCR है, ये उस TCR के जरिए
टी सेल रिसेप्टर के जरिए इसको रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा जी, CD8 प्रोटीन के साथ जब अटैचमेंट होगी तो ये बॉन्ड जो है ये फर्दर स्ट्रेंथन हो जाएगा। दिस इज स्टेज 1 रिएक्शन। स्टेज 2 रिएक्शन में ये मैंने स्माइली शो की थी कि एक्टिवेट हो गया, ठीक। CD2 रिएक्शन में क्या होगा, स्टेज 2 रिएक्शन में क्या होगा, अगेन जो CD28 प्रोटीन है इसके ऊपर, अब प्रोटीन एक तो नहीं होगी ना, CD28 बहुत ही प्रोटीन होंगी, पूरे सेल पे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट हुई होंगी। ये जो CD28 प्रोटीन है B7 प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाएगी, B7 प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाएगी। दिस इज CD28 एंड दिस इज B7, जिसको हम क्या कहते हैं जी, CD80 ओवर CD86, यानी कि इट इज मेड ऑफ टू प्रोटीन, CD80 और CD86 का ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। अब ये जब एक्टिवेट हो गया उसके बाद क्या होगा, अब दिस नाउ दिस साइटोटॉक्सिक टी सेल इज एक्टिव एंड इट विल स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग, ओके, प्रोलिफरेटिंग एंड डिफरेंशिएटिंग। Now there will be lots of cytotoxic T cell. They will be having T cell receptor and they will be having CD8 protein, ठीक है। इट इज प्रोलिफरेटिंग, बट ये जो प्रोलिफरेशन है ना, और ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल जाएंगे अब इंट्रासेलुलर अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए, तो एक बात याद रखनी है, these cytotoxic T cells, they will be very selective. They will go and they will do their activity against this particular antigen जो उसको APC ने प्रेजेंट कराई थी। इसका मतलब है कि ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल हैं ये नॉन स्पेसिफिकली जाके जिस मर्जी वायरस बैक्टीरिया को मारना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये उन्हीं बैक्टीरिया को मारेंगे, उसी एंटीजन के अगेंस्ट जाके काम करेंगे जो एंटीजन को यहाँ पर प्रेजेंट कराएगी और जिसके अगेंस्ट ये एक्टिवेट हुए थे, उन्हीं को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसका मतलब दिस टी सेल बिलोंग टू इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यस, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मेरा पहले वाला लेक्चर भी देख लीजिएगा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो बहुत स्पेसिफिक होती है, इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है। तो ये जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ये यहाँ पर जो मैक्रोफेजेस एक्टिवेट करा रहा है TH1 वो इनेट इम्यूनिटी हो सकती है, क्योंकि कोई भी पैथोजन आएगा मैक्रोफेज उसको इनगल्फ करना शुरू कर देंगे, वो ज़्यादा स्पेसिफिकली काम नहीं करेंगे कि मैंने सिर्फ इसी मैक्रोफेज को मारना है, इसी पैथोजन को मारना है। तो इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, जैसे इसमें मैक्रोफेज मैंने बता दिए आते हैं। और ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल वाली टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, दिस इज वेरी स्पेसिफिक, दिस इज वेरी स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट ही जाके काम करेंगे, ठीक होगी बात ही। अब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल बन तो गए, अब ये अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे। ऑब्वियसली मैंने बताया था, हमने भी 2 मिनट पहले बात की है कि अगर तो जो पैथोजन है वो इंट्रासेलुलर है तो TH1 एक्टिवेट होगा, इंट्रासेलुलर पैथोजन है तो। अब इंट्रासेलुलर पैथोजन के खिलाफ इसने साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट कर दिया। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल इंट्रासेलुलर पैथोजन को कैसे मारेगा, फॉर एग्जांपल ये वो टिश्यू है, ये बल्कि हम एक सेल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज वन सेल, दिस इज वन सेल, ये एक सेल है जो कि एक पैथोजन से इन्फेक्ट हो चुके हैं, एक बैक्टीरिया से जो कि इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया था, ठीक है, बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो चुके हैं। अब क्या करेगा, ये जो बैक्टीरिया है, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है, उसके अंदर भी लाइसोसोमल एक्टिविटी होगी, वो इसको स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो सेल है ये न्यूक्लिएटेड सेल है, APC नहीं है, न्यूक्लिएटेड सेल तो है, तो MHC1 इसके अंदर होगा, ठीक है। MHC2 हमने कहा APC के अंदर होता है, बाकी ऑल न्यूक्लिएटेड सेल के अंदर MHC1 होता है। तो ये इसके एंटीजन के फ्रेगमेंट्स को MHC1 के ऊपर प्रेजेंट करेगा, MHC1 के ऊपर प्रेजेंट करेगा। अब ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बने हैं, ठीक है, ये उसने एंटीजन को प्रेजेंट कर दिया। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल, अब ये वही बैक्टीरिया है, वही एंटीजन है जिसके अगेंस्ट इनको एक्टिवेट किया गया था, जिनके अगेंस्ट इनको एक्टिवेट किया गया था। अब ये जाएंगे और ये ढूंढना शुरू कर देंगे ये एंटीजन कहाँ है, हमने इसको मारना है। जैसे ही इन्हें वो वाली एंटीजन मिलेगी, ये क्या करेंगे, दिस इज साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है जी।
इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। बॉन्ड को फर्दर स्ट्रेंथन कैसे किया जाएगा जी, CD8 के जरिए। CD8 MHC1 के साथ बॉन्ड बनाता है और साइटोटॉक्सिक टी सेल के ऊपर CD8 प्रोटीन होती है जी, बिल्कुल होती है। तो ये CD8 के साथ ये अटैचमेंट करेंगे MHC1 की, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हो गया एंड नाउ इट विल रिलीज perforin and it will release Garanzyme B. It will release perforin and it will release Garanzyme B. अब ये बात है कि ये वाला यहाँ पर MHC1 ने जो एंटीजन को एक्सप्रेस किया तो ये TH2 हेल्पर टी सेल ये आगे क्यों नहीं अटैच हो गई, सिर्फ साइटोटॉक्सिक टी सेल क्यों अटैच हुए हैं। तो मजे की बात ये है कि हेल्पर टी सेल के पास CD4 प्रोटीन है और CD4 प्रोटीन MHC1 के साथ अटैच नहीं हो सकती। MHC1 के साथ सिर्फ CD8 प्रोटीन हो सकती है और CD8 प्रोटीन किसके पास होती है, साइटोटॉक्सिक सेल के पास होती है। इसलिए जो TH1 है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करेंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल आएंगे और इस MHC1 के साथ बॉन्ड को फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे और कुछ प्रोडक्ट्स रिलीज करेंगे जिसमें परफोरिन है और गैरजाइम भी है। अब परफोरिन बेसिकली क्या करेगा, दिस इज अ स्मॉल प्रोटीन, इट विल क्रिएट पोर्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ सेल, दैट पर्टिकुलर सेल जो कि बैक्टीरिया से या वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है, उसको उसके जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर पोर क्रिएट करेंगे। और जो गैरजाइम बी है ये इन पोर के जरिए सेल के अंदर चला जाएगा और ये सेल के अंदर जाकर एपोप्टोसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। एपोप्टोसिस यानी कि सेल डेथ। एपोप्टोसिस ये कुछ प्रोटीन को एक्टिवेट कराएगा जिनको हम कहते हैं कैस्पेसिस प्रोटीन। तो वो जब एपोप्टोसिस की बात करूंगा तो मैं एपोप्टोसिस में डिटेल से बताऊंगा इसके जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे कौन से होते हैं एपोप्टोसिस पे और कौन कौन से मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी हम सिंपल ये याद रखेंगे कि एपोप्टोसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा और जो सेल की डेथ हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है जी। इन दिस वे साइटोटॉक्सिक टी सेल इंट्रासेलुलर सेल के अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है, तो यही हमने बताया था कि जब एपीसी कोई ऐसा पैथोजन उसने ट्रैप कर लिया जो इंट्रासेलुलर है तो वो रिलीज करेगा इंटरल्यूकिन 12। इंटरल्यूकिन 12 क्या करेगा कि टी हेल्पर सेल को कन्वर्ट कर देगा TH1 में। अब TH1 क्या करेगा, वो इंटरल्यूकिन 2 के जरिए एक्टिवेट करेगा साइटोटॉक्सिक टी सेल को। क्योंकि पैथोजन इसने इंट्रासेलुलर प्रेजेंट किया था इसलिए इंट्रासेलुलर पैथोजन को मारने के लिए ही साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होंगे। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल टिश्यू के अंदर जाएंगे, जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनके ऊपर जाके अटैच करेंगे, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे, परफोरिन और गैरजाइम बी रिलीज करेंगे और सेल के अंदर एपोप्टोसिस को इंड्यूस करवा देंगे। अब बात करते हैं जी TH2 की। ठीक, अब TH2 अगर आप मैंने आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि आपके जो इस लिम्फ नोड के अंदर जर्मिनल सेंटर होता है, जर्मिनल सेंटर जहां पर आपके जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं बोन मैरो से बनने के बाद आके यहाँ पर रिजाइड करते हैं। लिम्फ नोड के अंदर ही जर्मिनल सेंटर होता है, ठीक है, वहां पर आके रिजाइड करते हैं। अब वो भी जो बी सेल्स हैं, यहाँ पर जो बी सेल्स हैं they are not active, they are present in the germinal center but they are not active, उनको भी अभी एक्टिवेशन की जरूरत है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था, अगर जो पैथोजन है वो इंट्रासेलुलर नहीं एक्स्ट्रा सेलुलर है तो एपीसी जो है वो रिलीज करेगा इंटरल्यूकिन 4 और TH0 को कन्वर्ट कर देगा TH2 में। अब जो TH2 होगा ये बेसिकली एक्टिवेट करेगा इन बी सेल्स को, और बी सेल कन्वर्ट हो जाएंगे जी प्लाज्मा सेल्स में। बी सेल कन्वर्ट हो जाएंगे प्लाज्मा सेल्स में। अब ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये बनाएंगे जी डिफरेंट किस्म की एंटीबॉडीज अगेंस्ट दी एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन। ठीक, अब ये एंटीबॉडी कैसे बनती है और बी सेल की एक्टिवेशन कैसे होती है, वो प्लाज्मा सेल में कैसे एक्टिवेट होता है। बी सेल की एक्टिवेशन दो तरह की होती है, टी सेल डिपेंडेंट, टी सेल इंडिपेंडेंट। ये डिटेल हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर था इट वाज अबाउट द एक्टिवेशन ऑफ टी सेल। तो इसमें हमने देखा कि TH2 एक्टिवेट होता है, TH1 एक्टिवेट होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं एक्टिवेट होते हैं, TH0 एक्टिवेट होता है, कैसे वो जाके टिश्यू के अंदर
मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि TH1 मैंने आपको बताया था, साइटोटॉक्सिक टी सेल कैसे जो इंट्रासेलुलर पैथोजन को जाके किल करता है, ये डिटेल आई एम वेरी मच श्योर कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like and share this video. Furthermore, don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon ताकि जो फ्यूचर में वीडियोस होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको आते रहें. अगली क्लास में हम बात करेंगे बी सेल एक्टिवेशन की. थैंक यू सो मच.